नामदू वन सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सब दोस्तों को वेलकम मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद ख़ान नज़र, एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। आपके साथ पहले मैंने राइस के हवाले से बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो शेयर की और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए। तो मेरी ये ख्वाहिश भी थी, मेरी कोशिश भी थी, जिस जिस क्रॉप जैसे जैसे क्रॉप्स आती जाएँ हर क्रॉप को हम कवर करते जाएँ और जो भी उसके हवाले से बेस्ट नॉलेज है और हम किस तरीके से उसकी बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं उसके हवाले से जो वीडियो बना रहा हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है मस्टर्ड के हवाले से, जिसे उर्फ़ आम में राया कहते हैं, स्पेसिफ़िकली इंडिया और पाकिस्तान में। राय के हवाले से इस क्रॉप का बहुत पोटेंशियल है। ये पहले इग्नोर्ड क्रॉप थी, इसको हम बाई प्रोडक्ट के तौर पर लेते थे, लेकिन अब ये मेन क्रॉप्स में शामिल हो चुकी है। राय के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इसकी हम किस तरीके से अच्छी पैदावार ले सकते हैं उसकी मुकम्मल डिटेल्ड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मस्टर्ड इसके दो तरीके की इसके अंदर मेन इसकी तकसीम है, डिवीज़न है। एक को राया कहते हैं, एक को हम कैनोला कहते हैं। इसके अंदर फ़र्क आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है, चूँकि जो राया है जिसे हम मस्टर्ड कहते हैं, ये इसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है और इसका टाइम ड्यूरेशन पकने का कम है। इनके दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो तेल निकलता है वो कड़वा होता है, जबकि जो कैनोला है उसकी पैदावारी पोटेंशियल मस्टर्ड की निस्बत राय की निस्बत थोड़ा कम है और उसका तेल मीठा होता है, उसका रेट मार्केट में थोड़ा ज़्यादा होता है और उसका मेच्योरिटी टाइम भी ज़्यादा होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है एज़ कम्पेयर टू मस्टर्ड, राय के और मस्टर्ड के कंपैरिजन में। मतलब जो हमारा मस्टर्ड है वो 110 से 140 दिनों में मेच्योर हो जाता है और इसके अंदर 30 दिन और ऐड करें तो कैनोला। और उसके बाद हम अगर बात करें तो इसकी जो बेस्ट सोइंग टाइम है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। इसका जो बेस्ट सोइंग टाइम है वो 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर है। कुछ लोग 25 सितंबर से पहले काश्त कर रहे थे। मैं पिछले साल का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आप भी उस लॉस से बच जाएं जिस लॉस से पिछले साल ज़िम्मेदार गुजरे। जिन लोगों ने भी 25 सितंबर से पहले काश्त की थी, हुआ कुछ नहीं हुआ कि पिछले साल चूँकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से अब मौसम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, सर्दी थोड़ी लेट शुरू होती है और ये बड़ी सेंसिटिव है क्रॉप। इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए बेस्ट यानी कि क्लाइमेट है। ये 10 टेम्परेचर तक मिनिमम बर्दाश्त कर सकती है और 25 टेम्परेचर हाईएस्ट बर्दाश्त कर सकती है अपनी मेच्योरिटी के टाइम तक। पिछले साल कोरा जो है जिसे हम फ्रॉस्ट भी कहते हैं, कोरा भी कहते हैं, वो जनवरी के एंड पे भी पड़ गया था और फरवरी में भी थोड़ा सा पड़ गया था। और ये फ्रॉस्ट को और कोरे को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत हसास है। यानी आप ये समझ लें कि जो कोरे की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 50% तक डिक्रीज़ हो जाता है, 50% तक इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। चाहे हमने जितनी ही अच्छी मैनेजमेंट की हो, जितनी मर्जी हमने अच्छी इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाली हो, पेस्ट मैनेजमेंट की हो, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी की हो, सिर्फ इतनी ज़्यादा ये डिपेंडेंट है कोरे के ऊपर कि अगर कोरा, इसलिए अगर हम ये कोशिश करें कि 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक काश्त करते हैं तो इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है, जब ये पीक पे फ्लावरिंग होती है, उस वक्त इसको कोरे की नज़र ना पड़ हो और कोरा उसको अफेक्ट ना कर सके। जैसे ही कोरे ने अगर फ्लावरिंग की स्टेज के ऊपर जब फली बन रही होती है उस वक्त अगर कोरा पड़ गया तो हम जो मर्ज़ी कर लें। इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक काश्त करें। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो हम काश्त करते हैं वो हमारी 10 से 15 फरवरी तक क्रॉप मेच्योर हो जाती है। और अगर कनोला भी इसी टाइम पे काश्त करें तो वो हमारा एंड मार्च पे मेच्योर होता है, एंड मार्च और अप्रैल का फर्स्ट वीक, डिपेंडेंट अपॉन दी वेदर। अगर वेदर जल्दी गर्म हो गया है तो वो जल्दी मेच्योर हो जाती है क्रॉप, और अगर थोड़ी सी ठंड जो है लॉन्ग स्टैंडिंग वो थोड़ी ज़्यादा देर की पड़ जाए तो उसकी मेच्योरिटी टाइम जो है वो थोड़ा डिले हो जाता है
तकरीबन आप ये समझ लें कि 15 से 20 दिन तक। अब हम इसकी 4 स्टेप्स के अंदर इसकी तकसीम करेंगे कि हमने इसको किस तरह से काश्त करनी है, इसकी बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस क्या है। ज़मीन की तैयारी और तरीक़ा काश्त, बीज का इंतखाब, खादों का इस्तेमाल यानी कि फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कहते हैं कि जो हम उसकी ज़मीन की तैयारी से लेकर एंड तक जो हम पानी लगाते हैं, उसके अलावा वीड्स की मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। ज़मीन की तैयारी और तरीक़ा काश्त की अगर बात करें, इसके लिए जो बेस्ट ज़मीन होती है वो मैरा से भारी मैरा होती है। बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीन भी अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर चूँकि फर्टिलाइज़र की कमी होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, फर्टिलिटी स्टेटस ज़मीन का कम होता है, इसलिए वो उतना पोटेंशियल हम मीट नहीं कर सकते। और हल्की मैरा से भारी मैरा तक का ये फ़ायदा होता है कि इसको पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ये सेंसिटिव होती है। और जितनी ज़्यादा ज़मीन मैरा होगी उतना ही इसका पोटेंशियल हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार ले। और जो पक्के रकबे वाले ज़मीनें हैं वहाँ पर हम काश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता 2-3 बारिशें लगातार पड़ गई तो वहाँ पर हमारी क्रॉप जो है वो सूख जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। और कलर वाला रकबा जो है उसको हम इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाइस से मजबूरी है तो हम इंटर क्रॉप में जा सकते हैं। कमाद के अंदर भी लग सकती है ये इंटर क्रॉप के तौर पर, वीट के अंदर भी लग सकती है इंटर क्रॉप के तौर पर, ग्रैम्स चनों के अंदर भी लग सकती है इंटर क्रॉप के तौर पर, मटर के अंदर भी लग सकती है इंटर क्रॉप के तौर पर। ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि जिस तरह हमें कोई बीमारी लगती है तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसी तरीके से ज़मीन का भी टेस्ट हर क्रॉप से पहले लाजमी कराया करें। फर्टिलिटी का भी टेस्ट, और जो हम पानी लगाते हैं ट्यूबवेल का, उसका भी सॉइल फर्टिलिटी की लैब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौजूद हैं, लाजमी तौर पर कराया करें। उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी ज़मीन के अंदर कलर कितना है, हमारा पानी जो है उसके अंदर सोडियम कितनी है, पानी की वजह से कितनी ज़मीन कलराठी हो रही है, हमारी ज़मीन के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा है, हमारी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नामयाती मादा कितना है और उसकी कमी कितनी है और उस वो कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जो पीएच जो बेस्ट मतलब पीएच है वो 6 से 7.5 है। 7.5 से पीएच अगर ज़मीन की बढ़ना शुरू हो जाए तो उसके पोटेंशियल जो है, चाहे हम जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट कर लें, कम होना शुरू हो जाता है। रकबे के हवाले से बता दिया कि मैरा सिस्टम इसकी काश्त के मेनली हमारे यहाँ जो है वो 2 तरीके चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यह है कि ज़मीन को वत्तर कर लें, वत्तर करके तर वत्तर हालत में उसके अंदर हम सीड सुहागा करते हैं, यानी कि हल फेर कर उसके ऊपर छट्टा देकर और उसके ऊपर सुहागा फेर देते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा हम ड्रिल, इसकी छोटी ड्रिल आती है, सब सीडर उसे कहते हैं, उसके ज़रिए भी हम काश्त कर सकते हैं। गंदम वाली ड्रिल से नहीं काश्त होगा। इसके अलावा जो हम इसको काश्त कर सकते हैं, जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा पक्की है उसके अंदर छट्टा देकर और उसकी खेलियाँ निकाल देते हैं। जो हम ये चारे वाली मक्की काश्त करने के लिए खेलियाँ निकालते हैं, जिनके दरमियान बेड टू बेड डिस्टेंस 1.5 से 2 फुट होता है। वो तरीका भी है जहाँ पर बारिश का प्रॉब्लम के चांस हो, जहाँ पर पानी रुकता हो, ये वैसे वहाँ पर भी काश्त हो सकता है। ज़मीन की तैयारी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है जी बीज का इंतखाब। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है। मुख्तलिफ कंपनीज़, मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं कहता, सारी कंपनीज़ ही अच्छी होती हैं, हर कंपनी अपने लेवल पे बेस्ट कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं वही काश्त करें। लेकिन जो मेरे तजर्बे में गुजरी हैं, जो इस वक्त सबसे अच्छी ट्रेंड भी कर रही हैं, जिनको गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है, जो अच्छा पोटेंशियल भी दे रही हैं, जिसके अंदर आप आंखें बंद कर काश्त कर सकते हैं, वो उसमें जो वैराइटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो मेनली आ जाती है सुपर राया है। पायनियर किसी ज़माने में बीज देता था, बंद हो गया। 45S46, 45J21 बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी। सोनी धरती का 3024, 4055 ये बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं। सुपर राया, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 2 सालों से फोर भी कंपनी है बहुत अच्छी पेस्टिसाइड की, उन्होंने केजोला इंट्रोड्यूस कराया है, वो भी अच्छा है।
इसके अलावा एफएमसी का MS007 ये भी अच्छा है। रुस्तम का राया है, रुस्तम राया वो भी अच्छा है। खानपुर राया रहीम यार खान की वैरायटी है, ये भी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम कनोला की बात करें तो इसमें सबसे जो टॉप पे आई स्ट्रांगली रिकमेंड वो ICI का हायोला है। इसके अलावा जलंधर कंपनी है वो रुस्तम कनोला भी देती है, सुपर कनोला भी है, सांदल कनोला भी है। और जो एरिड क्लाइमेट है वहाँ पर जिस तरह के हमारा चकवाल और ये बरानी एरिया है, रावलपिंडी या इस तरह का जो एरिया है वहाँ पर चकवाल राय है वो बहुत अच्छी वैरायटी है, वो भी आप ये होगी वैरायटीज़। उसके बाद बीज जो है वो उसकी मिकदार कितनी है, 2 kg पर एकड़ ये रिकमेंडेड डोज है ये इसकी सीड की। और ये जब हम छट्टा करेंगे तो 2 kg, और मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी सी इसके अंदर 2 से 4 किलो रेत मिक्स कर ली जाए, वो ताकि यूनिफॉर्मली बीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे एकड़ पे, ताकि वो कहीं पे ये ना हो कि कहीं पे ज़्यादा गिर जाए कहीं पे कम, और उससे हमारी पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी खादों का इस्तेमाल, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट। जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। 1 बोरी यूरिया इसके लिए चाहिए होती है। DAP फास्फोरस जो खाद है ना, अगर DAP की बात करें तो वो 80 kg पर एकड़ चाहिए होती है। और इसको हम 2 तरीके से तरतीब दे सकते हैं, एक के बैग DAP और एक बैग नाइट्रोफास, तो भी 80 kg फास्फोरस की रिक्वायरमेंट जो वो पूरी हो जाती है। SOP एक बैग 50 kg पर एकड़। देखिए जी, जो सीड कंपनीज हैं या गवर्नमेंट है वो इसका पोटेंशियल बताती है 40 से 50 मन पर एकड़, जो कि बड़ा मुश्किल है अचीव करना। लेकिन ऐसे लोग पाए गए हैं, ऐसे जिम्मेदार पिछले साल में हैं जिन्होंने ये क्लेम किया था कि हमारी 35 से 40 मन एकड़ आई है। ये आउटस्टैंडिंग है। इसका रेट 8,000 से 9,000 तक होता है। और ये अगर हम 8 चौके 32, इसका मतलब ये 3 लाख से 4 लाख पर एकड़ की क्रॉप बन सकती है अगर हम इसकी ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करें और इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पूरी करें और प्रॉपर टेक्निकली इसको सो करें, बीजें, ना कि इसको हम बाई प्रोडक्ट के तौर पर लें, ना कि हम ये कहें कि यार हमारी ज़मीन फारग है चलो रेतली ज़मीन है इसके अंदर ये राया बीज दें। बाकी क्रॉप्स पे भी तो हम खर्चा करते हैं ना, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसकी इसके ऊपर इतना खर्चा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि अगर हम राइस और वीट के कंपैरिजन में देखें तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी पेस्ट मैनेजमेंट है, स्प्रे करते हैं, दानेदार अप्लाई करते हैं, खादें डालते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ डालते हैं, उसका तो ये 50% भी नहीं बनता। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये लाजमी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक नीड्स तो हम पूरी करें, बाकी ऊपर वाले के हवाले, कुदरत के हवाले, नेचर जो है वो हमारे लिए अच्छा डिसाइड करेगी। एक और फर्टिलाइज़र जो इंतहाई अहम है, जितनी DAP यूरिया इसके लिए अहम है, वो है सल्फर। तेलदार अजनास जहाँ पे भी काश्त करें उसके अंदर सल्फर इंतहाई ज़रूरी है बायोपेप्टाइडल एक्टिविटीज़ के लिए। और ये ग्रेन फिलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अंदर तेल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है। लामाला तौर पर जितना तेल ज़्यादा होगा ग्रेन के अंदर, बीज के अंदर, उतना ही उसका वज़न ज़्यादा होगा। नॉर्मली 2 kg सल्फर प्रैक्टिस करते हैं ज़िम्मेदार, वो भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड 5 kg सल्फर आपने यूज़ करना है। 5 kg 80% WDG, जो कि फंजीसाइड के तौर पर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो और अहम फर्टिलाइज़र है जो हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी जो है वो दस्तयाब होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी इन्हांस होती है, बढ़ती है, वो है जी फार्म यार्ड मन्योर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर पैदा होता है। और 3 से 5 टन पर एकड़ फार्म यार्ड मन्योर इसकी रिक्वायरमेंट है। फार्म यार्ड मन्योर कहते हैं ये जो हमारी रूढ़ी होती है, और जिसे हम आली रूढ़ी जो भी इसको हम कहें, फार्म यार्ड मन्योर उसे कहते हैं। अल्टीमेटली उसने ऑर्गेनिक मैटर पैदा करना होता है। इसकी वजह से हमारी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ती है, फर्टिलिटी स्टेटस बढ़ता है, और DAP, SOP और यूरिया उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इन्हांस होती है, बढ़ती है, उसकी वो हमारे पौधे को ज़्यादा दस्तयाब होती है।
यही वजह है कि हमारी जो फास्फोरस है वो तकरीबन 70 से 80% ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती है हाई पीएच की वजह से। और बाकी यूरिया वैसे ही उसके लॉसेज ज़ेर ज़मीन भी हैं और इसके अलावा वोलेटाइजेशन लॉसेज भी हैं। तो ये मैं एज अ सॉइल साइंटिस्ट आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि खुदारा अपनी ज़मीनों को, अगर अपनी नस्लों को आपने आबाद देना है तो उसके अंदर फार्म यार्ड मैन्योर, आली या रूढ़ी जो है इसका इस्तेमाल लाजमी कर दें। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप तो अपना पोटेंशियल यूज़ कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीनें जो हैं वो गैर आबाद बंजर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास फार्म यार्ड मैन्योर नहीं है तो एटलीस्ट साल के अंदर एक दफ़ा जंतर काश्त करके ज़मीन के अंदर रूटावेट लाजमी करें। वो भी नहीं तो फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल 50 kg में दस्तियाब है, वो इस्तेमाल करें। इसमें सबसे अच्छा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो नेचर लाइफ साइंसेज का ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत अच्छा है। 4B है वो भी दे रही है, इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनी BOP दे रही हैं। ये इनका इसका आल्टरनेट कतन नहीं है, इसका मुतबादल फार्म यार्ड मैन्योर का नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंपनसेशन हो जाती है। इसलिए 50 kg आप ऑर्गेनिक मैटर 1 से 2 बैग वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। ये हमारी हो गई है जी इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पूरी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। आपने बीज काश्त कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आपने 4 वीक्स के इंटरवल के साथ, हाँ यानी कि 4 हफ्ते के दुरानिये के साथ आपने इसको 3 से 4 पानी लाजमी लगाने। और फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करनी है कि आपने DAP 1 बैग और 10 kg यूरिया, 1 बैग SOP 50 kg और 2 बैग सल्फ़र के 1 kg के, ये आपने, और ऑर्गेनिक मैटर 1 से 2 बैग, ये आपने ज़मीन के साथ ही जब आपने इसको बिजाई करनी है, सुहागा फेरना है, तो उससे पहले इसका छट्टा देकर उसके बाद आप सी सुहागा करें। सीड के साथ ही छट्टा दे दें, उसके बाद सी सुहागा कर दें। और इसकी जब आपने सी सुहागा कर दिया उसके बाद आपके पास बचेगा सिर्फ यूरिया, और पहले पानी पे आपने यूरिया अप्लाई कर देना है 1 बैग, एक 40 से 50 kg बाकी का। और आप ये फर्टिलाइज़र साथ उसके सल्फ़र 3 kg सल्फ़र और 1 बैग नाइट्रोफास जो बाकी बचा था वो आपने छट्टा देकर उसके बाद पानी लगा देना है। 1 बैग यूरिया, 1 बैग नाइट्रोफास और 3 kg सल्फ़र, ये आपने पहले पानी पे छट्टा देकर ऊपर से पानी लगा देना। और पानी 4 हफ्ते के इंटरवल के साथ हर 4 हफ्ते के बाद एक पानी लगाना, और 3 से 4 पानी ये लेगा मौसम पे डिपेंड करते हुए। और ये 3 से 4 पानी लगाएंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। और हम पानी लगाते हुए बहुत ज़्यादा नाअहली बरत जाते हैं। एक तो पानी कई दफ़ा हम जल्दी लगा देते हैं, कई दफ़ा पानी हम देर से लगाते हैं, दूसरा पानी हम इसको कम लगाते हैं, हम समझते हैं कि ये पानी कम लेता है। 4 पानी कोई ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 पानी। बहुत सारे ऐसे ज़िम्मेदार मैंने देखे जो 2 पानियों के ऊपर भी राया जो है वो ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी बस 2 पानी से आप, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ 3 से 4 पानी आपने लाजमी लगाने हैं इसके ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट इसके एंड पे जब क्रॉप मेच्योर होने लगती है, फ्लावरिंग स्टेज पे आती है, तो इसके ऊपर एफिड का अटैक आता है और हल्का फुल्का पिछले 2 सालों से वो फंगस का अटैक भी आ जाता है। और मैं इसको फ्रॉस्ट को भी पेस्ट के ज़ुमरे में ही लूँगा। वैसे वो पेस्ट नहीं, क्लाइमेटिक स्ट्रेस है, लेकिन चूँकि स्ट्रेस पैदा करती है तो एफर्ट के लिए आपको फरवरी मार्च के अंदर आप लाजमी तौर पर कोई भी अच्छा सा बाइफेंथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। डाइटन पायरम अच्छा कंट्रोल करता है, मीडाक्लोप्रिड अच्छा कंट्रोल करता है, थायमेथॉक्सम अच्छा कंट्रोल करता है, डाइनोटिफ्यूरान अच्छा कंट्रोल करता है, पाइमेट्रोजिन। ये मैंने जो आपको जहर बताए हैं, पाइमेट्रोजिन, डाइनोटिफ्यूरान, थायमेथॉक्सम, बाइफेंथ्रीन और नाइट्रन पायरम, ये एफर्ट के लिए। और साथ उसके कोशिश करें कि कोई फंजीसाइड भी मिक्स कर लें तो बेहतर है। और इसके अलावा फ्रॉस्ट की मैनेजमेंट में आपने 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपने इसको फ्रॉस्ट के लिए 2 अमाइनो एसिड के स्प्रे करने। और अमाइनो एसिड मार्केट में जो बेस्ट इस वक्त अवेलेबल है वो सिंजेंटा के पास है, नेचर लाइफ साइंसेज के पास है। जो मैंने इसको प्रैक्टिकली एग्जामिन किया है, उनके टेस्ट किए हैं, कैटलाइज़र के नाम से है इनके पास।
और अमाइनो एसिड इसके पास एफएमसी के पास भी है, इसके अलावा और भी कंपनीज के पास अच्छा होगा। लेकिन ये दो जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, इज़ाबयान के नाम से सिंजिंटा के पास और कैटालाइजर के नाम से नेचर लाइफ साइंसेज इनके पास है। ये आप स्प्रे लाजमी 15 दिसंबर को पहला स्प्रे करें और 15 जनवरी को दूसरा स्प्रे लाजमी तौर पर आपने ये करना है। ये आपको मैं एश्योर करता हूँ कि ये नहीं है कि वो फ्रॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन चूँकि पौधे के अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी होगी लामाला तौर पर, वो उतनी अच्छी फाइट कर सकता है और वो फ्रॉस्ट के अगेंस्ट वो अच्छा फाइट करेगा। उसके बाद ये हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी हो गई, पेस्ट मैनेजमेंट भी हो गई, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी हो गई, बीज का इंतखाब भी हो गया, ज़मीन की तैयारी का तरीका भी हो गया और बेहतरीन काश्त का टाइम भी हो गया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो लाजमी तौर पर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जितना भी बेहतर हो सके आप उसके हवाले से बता। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, नमस्ते।